दोस्तों काफ़ी अच्छी भर्ती निकल कर आ रही है बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा काफ़ी अच्छी भर्ती निकल कर आ रही है। जो 12वीं पास कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। तो ऐसे में आप अपना इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग से, तो ऐसे में आपके लिए अच्छा मौका है। तो क्या इसमें योग्यता रहने वाला है, कि आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना आपका उम्र है, कितना इसमें वेतन मान है, कितना वेतन है, तो ये सब हम जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। बाकी इसका आवेदन कैसे करना है इस वीडियो में हमको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी आपको समझ में आए कैसे आपको आवेदन करना है, क्या कुछ इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाला है, बाकी इसमें कितना आपको सैलरी मिलेगा, कितना आपको क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कितना आपका उम्र रहेगा, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ये सब हम जानकारी बताएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसे में अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए, मतलब कि आवेदन और नोटिस को समझने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर आ जाना है, अपना ये योग्यता ये सब जानने के लिए। तो इसी वेबसाइट पर आएंगे btsc.bihar.government.in, इस वेबसाइट पर आएंगे तो ये btsc.bihar.government.in है, जो ये बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भी भर्ती निकल कर आ रही है, तो ये कंडक्ट करा रही है, ये भर्ती जो है कंडक्ट करा रही है। तो इसी में क्या भर्ती निकल कर आ रही है, नोटिस में भी आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इस वेबसाइट पर आने के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एडवांसमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट किट संग्रहकर्ता का यहाँ पर पोस्ट है, किट संग्रहकर्ता का पोस्ट है। चलिए मैं ऐसे समझ लेते हैं। तो जैसे कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, अपना आवेदन करना चाहते हैं, तो अप्लाई का लिंक यहाँ पर दिया गया है। बाकी अगर आप अपना जो भी यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर इसका नोटिस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर नोटिस जो है इस प्रकार से यहाँ पर खुल कर आता है। हमें देख सकते हैं इस तरह से नोटिस खुल कर आता है। तो पहले हम इसका नोटिस के बारे में हम समझ लेंगे कि क्या कुछ इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाला है, कौन कौन सा कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट रहने वाला है, वेतनमान कितना, योग्यता क्या रहने वाला है, ये सब जानकारी हम पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जानकारी दिया गया तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। जो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के द्वारा ये जो भी निकला है, ये भर्ती स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के द्वारा ये भी जो कंडक्ट करा रही है बिहार तकनीकी सेवा आयोग करा रही है, मतलब कि बीटीएससी करा रही है, बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या इतना, और किट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन होगा, मतलब किट संग्रह पदों पर यह नियुक्ति होने वाला है। जो स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत किट संग्रहकर्ता के लिए रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के माध्यम से अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों को जो भारत के नागरिक हो और से विहित प्रपत्र के आयोग के वेबसाइट से, मतलब कि ये वेबसाइट्स पर आपका जो है आवेदन जो होगा 5/2/25 से 5/3/25 तक ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कि जो भी आपका आवेदन होने वाला 5/2/25 से 5/3/25 तक आपका होने वाला है। जो किट संग्रहकर्ता के पदों पर ये भर्ती निकल कर आई है स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के द्वारा। बाकी जो भी अपना राज्य से होंगे, बिहार से कोई और राज्य से होंगे तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट से होंगे तो भी अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं अधियाची विभाग के द्वारा प्राप्त किट संग्रहकर्ता हेतु और पदों के विवरणी वेतनमान शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप से है। यहाँ पर रिसर्च जानकारी दिया गया। बाकी पद नाम का यहाँ पर देख सकते हैं, ये किट संग्रहकर्ता के लिए यहाँ पर ये पोस्ट निकल कर आ रही है। बाकी वेतनमान कितना होने वाला है, तो वेतनमान जो होगा यहाँ पर आपका जो है 5200 से लेकर यहाँ पर 20,200 तक यहाँ पर रखा गया। बाकी ग्रेड पे होगा 1800 रुपया। बाकी वेतन जो होगा एक लेवल 1 ये सैलरी होने वाला। बाकी योग्यता को बात कर ले तो अनिवार्य शैक्षणिक रूप से 10+2 आपका विज्ञान, मतलब कि विज्ञान से होना चाहिए, साइंस से होना चाहिए, तभी अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मौका नहीं दिया गया। बाकी यहाँ पर पदों की कोटिवार विवरणी यहाँ पर देख सकते हैं, पदों की कोटिवार विवरणी यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। जैसे कि अगर आप अपना विभाग का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, विभाग का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना। बाकी यहाँ अनुसूचित कोटि से आते होंगे तो यहाँ से 18 सीटें यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं तो यहाँ से 5 सीट रहने वाला है। बाकी अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं तो यहाँ से 10 सीट रहने वाला है। कि अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं 1 सीट रहने वाला। बाकी अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो यहाँ पर 11 सीट रहने वाला, पिछड़ा वर्ग से 6 सीट रहने वाला। बाकी आप पिछड़ा वर्ग महिलाओं से आते हैं तो यहाँ से आपको जो है 2 सीट रहने वाला। बाकी यहाँ पर 35% जो है महिलाओं के लिए 36 आरक्षण सहित रखा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं 14 जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्व में रखा गया। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये कुल जो है यहाँ पर 53 सीट यहाँ पर देख सकते दिया गया। दिव्यांग के यहाँ पर देख सकते हैं 6। अगर आप 77 सेनानी या पोता पोतनी नाती होंगे तो यहाँ पर इस तरह से दिया गया 1 सीट।
यहाँ पर इस तरह से जानकारी दिया। बाकी और भी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर और भी जानकारी दिएगा, जैसे कि उम्र, आयु सीमा यहाँ पर देख सकते हैं कितना रहने वाला आपका उम्र जो है कितना रहने वाला है। तो 1/8/24 को न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पर देख सकते हैं। अनारक्षित अगर आप आते होंगे तो 37 वर्ष तक, अनारक्षित महिला होंगे तो 40 वर्ष तक, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते होंगे तो 40 वर्ष यहाँ पर उम्र इस तरह से आपको रहने वाला। बाकी अनुसूचित जाति से आते होंगे, अनुसूचित जनजाति से आते होंगे तो यहाँ से 42 वर्ष उम्र रखा गया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका उम्र काउंट होगा तो ये आपका मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के प्रमाण पत्र के आधार पर ये आपका जन्म तिथि मान्य की जाएगी। यहाँ पर इस जानकारी दिया गया है। बाकी और भी यहाँ पर जानकारी समझ लेना, तो जैसे कि आरक्षण के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया। तो आरक्षण जो होगा ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम के आरक्षण का दावा नहीं करने की आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ पर इस जानकारी दिया। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा हम देखेंगे आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार में अर्थात तो है जो मूल निवासी है और बिहार राज्य के बाहर से निवासी अभ्यर्थियों को लाभ दे नहीं हो। मतलब कि अगर आप बिहार राज्य से बाहर के निवासी हैं, ऐसे में आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो ऐसे में आपका जो है यहाँ पर आरक्षण नहीं मिलने वाला है। जो भी बिहार के राज्य के मूल निवासी है वो उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। बाकी ऑनलाइन आवेदन से भरे गए अस्थायी पता ही आरक्षण परियोजना के लिए अस्थायी निवास का अनुमान होगा। इस तरह से आप जानकारी बाकी तीसरा हम देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निबंधित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र हो गया, अस्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र, जो भी आवासीय प्रमाण पत्र लगता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र और निवास आवासीय प्रमाण पत्र, ये आप दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तभी आपका जो है आरक्षण मिलने वाला है, तभी आपको आरक्षण मिलेगा। बाकी यहाँ पर बी में देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर क्यूमुलेटर रहित प्रमाण पत्र जो होना चाहिए बिहार राज्य सरकार से आपका पुण्यार्थ है क्यूमुलेटर रहित प्रमाण पत्र, मतलब कि एनसीएल प्रमाण पत्र होता है, एनसीएल सर्टिफिकेट इसे कहा जाता है। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा, इसमें भी आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है। तो क्यूमुलेटर रहित प्रमाण पत्र का हम ऑलरेडी वीडियो बना दिए, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस वीडियो को देखकर अपना समझ सकते हैं कैसे आपको आवेदन करना है क्यूमुलेटर रहित प्रमाण पत्र के लिए बिहार राज्य के पुण्यार्थ के, इसका ऑलरेडी वीडियो बना। बाकी जातीय आवासीय आय का भी हम वीडियो बना के रखे हैं, तो उस वीडियो को भी आप फुल वॉच करके आप समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर सी में देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निबंधित प्रमाण पत्र, इस तरह से देख सकते हैं आय के एवं प्रस्फनिक प्रमाण पत्र हो गया, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र, इस तरह से लगने वाला है। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा तो आपका ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपका तो सभी प्रमाण पत्र जो लगेगा अस्थायी निवास अधिवास अंचल के सरकार के द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म प्राधिकार के द्वारा निर्गत किया रहना चाहिए, मान्य होगा। जो भी अंचल अधिकारी वहां से जाकर आपका निर्गत अस्थायी जो भी अधिवास अंचल के राज्य सरकार के द्वारा ये बना होना चाहिए, तभी आपका मान्य होगा। मतलब कि आरओ के द्वारा ये आपका जो है बना होना चाहिए रिजनल ऑफिसर। बाकी इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये आप जानकारी आप समझ लेंगे। बाकी यहाँ पर और भी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य के हेतु क्यूमुलेटर रहित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अगर आप क्यूमुलेटर रहित प्रमाण पत्र से इतना अन्य जाति प्रमाण पत्र के मान्य नहीं होगा, आप जो भी जाति प्रमाण पत्र देते हैं तो इसमें आपको मान्य क्यूमुलेटर रहित प्रमाण पत्र लगने वाला। अगर आप पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो समान प्रशासन विभाग की अधिसूचना इतना के आलोक में महिला अभ्यर्थी के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए रहित प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हेतु पिता के एवं पता के सहित निर्गत होना चाहिए, अनिवार्य होगा। मतलब कि आपको जो भी अपना प्रमाण पत्र बनाते हैं, जो भी आपका क्यूमुलेटर रहित प्रमाण पत्र बनाते हैं या फिर जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो अपना नहर से प्रमाण मतलब कि उस पर आपको पिताजी का नाम होना चाहिए, वहीं का आपको पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रख लेना है, तभी आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना। बाकी यहाँ पर तीसरा हम देख सकते हैं आय के प्रस्फनिक संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की स्थिति जो है 1 वर्ष रखा गया है। 1 वर्ष वैध होगा। अगर आप 1 वर्ष से ज़्यादा आपका जो भी प्रमाण पत्र बनाए हैं हो गया है तो इसमें आपका मान्य नहीं होने वाला है, माना नहीं जाएगा। तो आपको ध्यान से जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो करेंट ही अपना डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र को ये सब बना लेना है। बाकी यहाँ पर आरक्षण कोटि के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आरक्षण कोटि के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। चलिए और भी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, और भी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, जैसे कि
यहाँ पर और भी जानकारी देख सकते हैं। आवेदन शुल्क के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, जानकारी दिया गया आवेदन शुल्क की कितना लगने वाला, आप आवेदन इसका करते हैं कितना कितना शुल्क लगने वाला है, कोटि के अनुसार यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर जानकारी दिया गया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं समान वर्ग पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं तो 600 रुपया का यहाँ पर शुल्क लगने वाला। बाकी आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो यहाँ पर 150 रुपया का शुल्क लगने वाला। आरक्षित अनारक्षित महिला होंगे तो इसे में आपको यहाँ पर 150 रुपया का शुल्क लगने वाला। बाकी अगर आप राज्य के बाहर निवासी राज्य के बाहर उम्मीदवारों के लिए चाहे किसी भी वर्ग के पुरुष हो महिला हो तो दोनों का यहाँ पर 600 रुपया का शुल्क लगने वाला है। बाकी और भी यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं, सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के 1/4 जमा करना होगा। अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 600 रुपया निर्धारित तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 150 रुपया का परीक्षा शुल्क दे होगा। दिव्यांग का जो है 150 रुपया का शुल्क दे होगा। इस तरह से यहाँ पर जानकारी दिया गया है। बाकी आपका पेमेंट आप करते हैं तो कौन कौन सा मोड दिया गया अपना आवेदन शुल्क करने में, तो यहाँ पर डेबिट कार्ड हो गया और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, यूपीआई के माध्यम से अपना ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपना पेमेंट को कर सकते हैं। इस तरह से पेमेंट के बारे में हम जानकारी आप समझ लेंगे। बाकी यहाँ पर चयन प्रक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं, चयन प्रक्रिया किस तरह से रहने वाला है तो किट संग्रहकर्ता के पदों पर ये भर्ती निकल कर आ रही है। तो ऐसे में आप किट संग्रहकर्ता के आप समझ लेंगे किट संग्रहकर्ता क्या होता है। तो किट संग्रहकर्ता का ये काम होता है कि जैसे कि आप समझ लिए होंगे किट संग्रहकर्ता का क्या काम होता है। तो किट संग्रहकर्ता का ये काम होता है कि ब्लड निकालना या फिर यूरिन निकाल कर उसे जांच घर लेकर जाना, तो यही काम आपको करने को मिलेगा। यही काम किट संग्रहकर्ता को होता है, किट संग्रहकर्ता का यही काम होता है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल में आपको ये काम करना पड़ेगा। किट संग्रह के पदों पर नियुक्ति की इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जो भी इंटरमीडिएट का एग्जाम विज्ञान का स्तरीय होना चाहिए। विज्ञान अगर आप किए होंगे मतलब कि साइंस होंगे तभी अपना फॉर्म को अप्लाई करना, इसमें आर्ट्स कॉमर्स होंगे तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ये विज्ञान का ही है। बाकी निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के पत्रांक कितना दिनांक के प्राप्त महत्व आलोक के उक्त परीक्षा जीव विज्ञान जैसे कि पीसीबी एवं गणित पीसीएम के दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे, किंतु एक किट के संग्रहकर्ता के लिए और जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। 50% जो है जीव विज्ञान से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है इस प्रकार से रहने वाला जैसे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रतियोगिता के परीक्षा के प्रश्न जो होंगे 100% प्रश्न होंगे और सभी जो बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की होगी और कुल प्रश्न होंगे 100 प्रश्न होने वाले हैं। परीक्षा में इंटरमीडिएट विज्ञान के स्तर तक के प्रश्न जिसमें 50 प्रश्न जो है जीव विज्ञान से संबंधित होंगे और प्रश्न पत्र की हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होने वाला है। बाकी इसका एग्जाम जो होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला, कंप्यूटर मतलब सीबीटी आपका एग्जाम लिया जाएगा। इसकी अधिक पालियों में एग्जाम लेने वाला है। यहाँ पर उक्त परीक्षा की 1 से अधिक पालियों में आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर इसे जानकारी दिया गया है किया जाएगा और माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित के लिए जाने के कारण परीक्षा का परिणाम जो होगा सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। आगे परीक्षा के गलत उत्तर के लिए नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग भी लागू किया जाएगा और प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक दे होगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 काटा जाएगा। और यहाँ पर इसे जानकारी दिया गया उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। यहाँ पर इससे जानकारी दिया गया है। बाकी यहाँ पर सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन के पश्चात प्राप्त अंक के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। क्रमिक प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना और दिनांक इतना एवं समान प्रशासन विभाग बिहार के ज्ञापक संख्या इतना के द्वारा निम्नलिखित परीक्षा के समान वर्ग के लिए 40% रखा गया है। अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो यहाँ पर आपका जो है 36.5% रखा गया है। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो यहाँ पर 34% रखा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं, महिलाओं के या फिर निःशक्त से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32% यहाँ पर निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा, तभी अन्यथा आपका जो है प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर जानकारी दिया गया है। बाकी यहाँ पर नोट में यहाँ पर देख सकते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त नहीं होने पर
अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा। मतलब कि आपको इतने जितना जितना कहा गया कितना कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना इतना रहने वाला है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लेना। बाकी आप महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण अंक पत्र यथा मैट्रिकुलेशन का अंक पर मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, और इंटर का जो होना चाहिए आपका अंक पत्र भी, और एक मूल प्रमाण पत्र मतलब कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और यहाँ पर जातीय प्रमाण पत्र, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, जो भी कैटेगरी अनुसार यहाँ पर आपका ये जाति प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ पर क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र जो भी रहने वाला है, तो अपना कैटेगरी के अनुसार देख लेना। बाकी यहाँ पर चौथा हम देखेंगे तो अर्थात स्थायी निवास पर आवासीय प्रमाण पत्र। पांचवा में यहाँ पर बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती होंगे, तो इसका प्रमाण पत्र लगने वाला है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र होगा आपका जो होना चाहिए, इससे संबंधित सूचना प्रविष्ट कर उक्त सभी प्रमाण पत्र अंक पर विहित कॉलम के में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। और कोई भी प्रमाण पत्र जो होना चाहिए अंक पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी को रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। इस तरह से हमें जानकारी दिया गया है। बाकी जो भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना सभी ध्यान से ही अपलोड करना। ऐसे में आप अपलोड नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ छोड़ देते तो ऐसे में आपका रद्द कर दिया जाएगा, आपका जो है रद्द हो जाएगा, आपका जो भी फॉर्म भरेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान पूर्वक से अपना फिल करना फॉर्म को, यहाँ पर इससे से जानकारी दिया गया है। तो ये आप जानकारी आप समझ लेंगे। बाकी यहाँ पर फोटोग्राफ के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर समझ लेना कि फोटोग्राफ आपका किसे लगने वाला है। तो आवेदक जो अभ्यर्थी को फोटो होना चाहिए, हाल का खींचाना 3 माह के अंदर का होना चाहिए। आवेदक को अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर के ऊपर नीचे और तक दिखना चाहिए, और फोटो जो होना चाहिए आँख खुला होना चाहिए, बैकग्राउंड जो होना चाहिए सफ़ेद पटल होना चाहिए, और फोटो के किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए। और यदि आवेदक का चश्मा जो चश्मा फोटो खिंचवाए होंगे तो उसे निकाल कर ही फोटो को खिंचा देना है। फोटो तो चश्मा हटाकर फोटो की खिंचा लेना है। इस तरह से यहाँ पर जानकारी दिया गया। तो ये आप जानकारी आप समझ लिए होंगे, ये आपका जानकारी आपको समझ में आएगा। वो भी सिग्नेचर होगा, तो सिग्नेचर आपको सादा पेपर पर आपको अपना कर देना है। जो भी सिग्नेचर आप करते हैं तो अपना सादा पेपर पर अपना सिग्नेचर को कर देना है। ये अपना फोटो सिग्नेचर कर। चलिए अब आपको आवेदन कैसे करना है इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते कैसे आप आवेदन को कर सकते हैं। आप अपना आवेदन करना चाहते हैं तो यहीं से आप इंपॉर्टेंट नोटिस के सेक्शन में आएंगे। उसके बाद यहाँ से अप्लाई का लिंक मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल लिंक। तो यहाँ से आपको अप्लाई पर क्लिक करना। अगर आप इसे नोटिस को यहाँ पर डाउनलोड करना है तो यहाँ से सर्कुलर डॉक्यूमेंट का यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से आप डाउनलोड पर जैसे क्लिक करके तो इस तरह से आपका नोटिस जो है इस प्रकार से डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ से आप नोटिस को समझते हैं। बाकी हम ऑलरेडी पीछे हम आपको जानकारी बता दिए कि क्या कुछ यहाँ पर नोटिस है आपको बता दिए हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए यहाँ से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से वेबसाइट खुलता है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। यहाँ पर इस तरह से वेबसाइट खुलता है। उसके बाद क्या करना है तो अपना आवेदन करने के लिए यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। मतलब कि आप नए होंगे तो यहाँ से आपको टू रजिस्टर यहाँ पर दिख सकते हैं दिया गया। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो यहाँ से आपको यहाँ से क्लिक करके लॉगिन करना होगा। बाकी हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पर करेंगे। जैसे हम क्लिक हेयर करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से विकल्प खुलता है, यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लोडिंग लेता है। उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आता है तो इसे हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फिर से यहाँ पर प्रीव्यू नोटिस आता है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया पर्सनल डाटा, यहाँ पर पोस्ट एप्लीकेशन नेम और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, मोबाइल नंबर, ये सब ईमेल आईडी, ये सब आपका यहाँ पर फिल होगा। तो यहाँ से आई एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद इस तरह से आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन इस तरह से दिया गया, इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आगे आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नाम यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना है, मिडिल नेम डालना है। यहाँ पर आपको अपना कैंडिडेट नेम डालना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका नाम जो है राम कुमार शर्मा है, तो राम कुमार शर्मा है तो इस तरह से आपको लिखना है। राम इस तरह से लिखना है, कुमार आपको मिडिल में लिखना है, उसके बाद शर्मा जो है आपको लास्ट नेम में लिखना है। इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से लिखना है। अगर आपका नाम जो है राम कुमार है, आपका मान लीजिए आपका नाम जो है राम कुमार है तो इसे आपको शर्मा यहाँ पर इसे आपको कट कर देना है। इसे हम कट कर देते हैं। अगर आपका राम कुमार नाम है तो राम आपको फर्स्ट नेम में लिखना है, कुमार जो है आपको लास्ट नेम में लिखना है। तो इस तरह से लिखना है। अगर आपका नाम जो है राम कुमार शर्मा है तो आपको राम यहाँ पर लिखना है और कुमार यहाँ पर लिखना है और शर्मा जो है यहाँ पर आपको लिखना है। इस तरह से आपको लिखना है। चलिए हम यहाँ से आगे का हम प्रोसेस समझ लेते हैं। अपना ये नाम इस सब फिल कर लेने के बाद, अपना नाम इस तरह से फिल करने के बाद जो भी आपका नाम हो तो अपना इस तरह से अपना ध्यानपूर्वक से फिल कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है,
यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया कि हैव यू मतलब कि क्या आपने कभी नाम बदला है। अगर आपने नाम नहीं बदला है तो यहाँ से आपको नो करना है कि आपने मैट्रिक के बाद कभी आपने नाम बदला है, तो ऐसे हम नहीं बदले हैं तो हम यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि जन्मतिथि कैसे चूज करना है, तो यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। तो मतलब कि आपको जो है पहले आपको ईयर चूज करना है। यहाँ पर ईयर चूज करना, सबसे पहले ईयर को हम चूज कर लेते हैं, जो भी आपका ईयर रहता है यहाँ से हम ईयर को अपना चूज करेंगे, अपना ईयर को हम चूज कर लेंगे जो भी आपका ईयर है। उसके बाद मंथ अपना चूज करना है, जो भी आपका मंथ है यहाँ से चूज करना है। उसके बाद डेट यहाँ से अपना चूज करना है। डेट चूज होने के बाद यहाँ पर आपको जो बता देगा कि एज आपका कितना हुआ है, यहाँ पर आपको एज बता देगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको एज बताएगा कि आपको कितना एज हुआ है, यहाँ पर बताएगा। उसके बाद आपको जेंडर चूज करना है, मेल या फीमेल, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर रहता है यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को फिल करना है। उसके बाद यहाँ से कंफर्म मोबाइल नंबर फिल करना है, दोबारा मोबाइल नंबर फिल करना है। ये इंटरनेट मोबाइल नंबर होता है तो इसे आप फिल कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी पूछा जाता है, ईमेल आईडी फिल करके कंफर्म ईमेल आईडी फिल करना है। उससे अपना मोबाइल ये सब अपना ईमेल आईडी ये सब सभी डिटेल फिल करने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ से जनरेट ओटीपी वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जिसे आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से यहाँ पर लोडिंग लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको कैप्चा फिल करना होगा, जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है यहाँ से आपको कैप्चा फिल कर लेना है। जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है कैप्चा फिल करके आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलता है कि काइंडली यूज रिसीव ऑन योर एंड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ओटीपी। तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दोनों पर ओटीपी गया है तो इसे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको दोनों का ओटीपी को अपना इंटर करना है। जो भी आपका मोबाइल ओटीपी गया होगा 6 डिजिट का गया होगा तो अपना ओटीपी को यहाँ से इंटर करना है। चलिए मैं यहाँ से ओटीपी इंटर कर दिए हैं। उसके बाद जो भी आपका ईमेल का ओटीपी गया होगा तो अपना ईमेल का भी ओटीपी को फिल करना है। उसके बाद यहाँ से वैलिडेट करना है। जैसे आप वैलिडेट करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से वैलिडेट सक्सेसफुली होता है मोबाइल वाला। उसके बाद ईमेल वाला भी करना है तो यहाँ से आपको ईमेल वाला वैलिडेट करना है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल भी यहाँ पर वैलिडेट सक्सेसफुली होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको ऊपर वाला डिटेल पहले देख लेना है, जो भी आप डिटेल फिल किए सही है या नहीं तो यहाँ देख लेना है। उसके बाद नीचे की स्क्रॉल करके जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया पहले आपको आई एग्री कर लेना है। उसके बाद कैप्चा फिल करके आपको क्या करना है, कैप्चा फिल करके जो है आपको यहाँ से रीवेरीफाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। रीवेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। रीवेरीफाई वाले जैसे विकल्प पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल कर आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो भी नाम फिल किए, कैंडिडेट फर्स्ट नेम आपका यही है, यहाँ से इस तरह टिक लगाना है। कैंडिडेट लास्ट नेम यही है तो यहाँ से आपको इस तरह से टिक लगाना है। आप जो है मैट्रिक के बाद जो है अपना नाम जो है नहीं चेंज किए हैं, नाम नहीं बदले हैं तो यहाँ से आपको यहाँ से भी आपको टिक लगा, नो नहीं बदले तो नो किए हैं। अब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ जो भी आप चूज किए हैं सही है मेरा तो यहाँ से इस तरह से टिक लगाना है। तो यहाँ से जेंडर जो है आपका मेल ही है तो यहाँ से हम इस तरह से टिक लगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर फिर से आपको रीवेरीफाई किया, मतलब कि फिर से आपको देखने रीवेरीफाई कराया जाता है कि आप जो भी डिटेल फिल किए हैं सही है या नहीं। उसके बाद जो है आपको क्या करना है तो यहाँ से आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से अलर्ट आता है, दिस से इंफॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट मॉडिफाइड क्लिक ऑन। मतलब कि अगर आप इसे सबमिट कर देते हैं, ओके कर देते हैं तो आपको उसके बाद आपको कोई आपका जो है सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रख लेना। अब यहाँ से तो जैसे हम ओके करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लेता है, यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लेता है, यहाँ पर इस तरह से लोडिंग ले रहा है। और आपको जो है इस तरह से यहाँ पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होता है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इस तरह से आपको मिल जाता है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है तो यहाँ से आपको क्लोज करना है। जैसे आप क्लोज करते हैं उसके बाद यहाँ से गो टू एप्लीकेशन का विकल्प दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो गो टू एप्लीकेशन पर तो यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लेता है, यहाँ पर इस तरह से लोडिंग ले रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको वेट करना है। तो यहाँ पर इस तरह से इंस्ट्रक्शन आता है तो इसे हम क्लोज कर देंगे। यहाँ से हम क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ से अब यहाँ से अपना पूरा डिटेल को फिल करना होगा। तो यहाँ से पहले पर्सनल डिटेल्स आएगा तो पर्सनल डिटेल्स चलिए हम यहाँ से फिल कर लेते हैं। आधार डिटेल आपका फिल ही रहता है, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर ये सब आपको मिल गया है। अब यहाँ से आपको जो है यहाँ से डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ये सब फिल ही रहता है। अब यहाँ से मैरिटल स्टेटस चूज करना है। आपका शादी है तो यहाँ से मैरिड चूज करके, आप शादी नहीं हुआ है तो यहाँ से अनमेरिड को चूज करना है। तो ऐसे में मैरिड है, अनमेरिड है तो हमें अनमेरिड को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से अब यहाँ से आता है रिलीजन। तो आपका रिलीजन क्या है, तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यहाँ पर आपको बताना है। चलिए हम यहाँ से चूज कर लिए हैं। उस पर जो भी आपका फादर्स नेम होगा यहाँ से फादर्स नेम को फिल करना है। फादर्स नेम यहाँ से हम फिल कर देते हैं। जो भी आपका फादर्स नेम रहता है यहाँ से अपना फादर्स नेम को फिल कर देना है। फादर्स नेम फिल होने के बाद आपको क्या करना है और उसके बाद यहाँ से मदर का नाम को फिल करना है। जो भी आपका मदर नाम है यहाँ से माता का नाम जो भी है यहाँ फिल करना है। चलिए मैं यहाँ से अपना माता का नाम को यहाँ से हम फिल कर देते हैं। जो भी आपका माता जी का नाम है यहाँ से फिल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको
अपना माता का नाम फिल करने के बाद उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना। अब यहाँ से पोस्ट नेम पूछा जा रहा है, तो पोस्ट नेम आपका क्या है, किट्स संग्रहकर्ता की एक ही पोस्ट है, तो यहाँ से आपको किट्स संग्रहकर्ता यहाँ से चूज करना है। उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं नेशनली पूछा जाता है कि आप राष्ट्रीयता है मतलब कि इंडियन है, तो यहाँ से आपको इसे चूज करके आपको उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, मतलब कि अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ से आपको यस करना है। अगर आप बिहार से नहीं होंगे तो ऐसे में आपको जो है यहाँ पर अब जैसे कि हम यहाँ से यस किए तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आया, यहाँ पर ईआर आया, ईबीसी आया, बीसी आया, यहाँ पर देख सकते हैं एसटी ईडब्ल्यूएस आया। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप बिहार से नहीं होंगे, ऐसे हम नो करते हैं, मतलब कि आप बिहार से नहीं होंगे तो क्या करना यहाँ पर आ जाता है आपका स्टेट चूज करने के ऑप्शन, मतलब कि आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको चूज करना होगा। जैसे कि आप जो भी स्टेट से होंगे तो यहाँ से आप चूज करते हैं, उसके बाद यहाँ से अप्लाई कैटेगरी में चूज करते हैं तो यहाँ से आपको यूआर में आ जाता है, मतलब कि आपको हम आगे भी बताए थे कि आपको यूआर में जाएंगे अगर आप अप्लाई करते हैं अदर स्टेट से। सो ऐसे हम बिहार से हैं तो यहाँ से हम यस करके अपना यस करेंगे। उसके बाद जो भी हम मेरा कैटेगरी यहाँ से अपना कैटेगरी को हम चूज करेंगे। कैटेगरी को चूज करने के बाद आपको क्या करना है, कैटेगरी चूज हो जाने के बाद उसके बाद अपना कास्ट चूज करना है। ये आपका कास्ट कौन सा है, यहाँ से अपना कास्ट को चूज करना है। जो भी आपका कास्ट है यहाँ से आपको चूज कर लेना है। कास्ट चूज करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद हमें ऐसा पूछा जाता है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल आपको पूछा जाता है, मतलब कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी आपका बना हुआ है उसका डिटेल यहाँ पर पूछा जाता है। अब यहाँ से आते हैं तो यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल खोजा जाता है कि आपका अधिवास प्रमाण पत्र मतलब कि आवासीय प्रमाण पत्र खोजा जा रहा है। तो यहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूजिंग अथॉरिटी, मतलब कि किसको द्वारा ये बनाया गया, तो ऐसे में मेरा जो है सर्किल ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर बनाया गया। तो यहाँ से हम सर्किल ऑफिसर लिखेंगे, सीओ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम सर्किल ऑफिसर इस तरह से लिखेंगे, मेरा सर्किल ऑफिसर से यहाँ पर यूजिंग किया गया है तो यहाँ से हम सर्किल ऑफिसर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको क्या पूछा जा रहा है कि आपको जो है यहाँ पर इस तरह से पूछा जा रहा है कि डेट ऑफ ईजी ऑफ डोमिसाइल अधिवास प्रमाण पत्र, मतलब कि आपका जो है प्रमाण पत्र जो है आपका कौन सा तिथि का बना है, तो वहाँ पर आपको जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आता है उसमें आपका लिखा रहता है, तो कब वो बना है तो यहाँ पर आपको लिखना है, कब इशू हुआ है यहाँ पर आपको जानकारी देना है। तो इस तरह से पहले उसे अपना जो भी ईयर में बना होगा तो ईयर चूज करना है। तो ये आपका 1 साल का होना चाहिए, करंट ही अपना बनवा के रख लेना, करंट ही अपना बनवा लेना है। तो अपना 1 साल के कम से कम एक साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रख लेना है। 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बाकी अपना डेट को चूज करना कि आपका डेट क्या है, तो अपना डेट को चूज करना है। तो यहाँ से हम अपना डेट को यहाँ से चूज कर लेते हैं। तो मेरा डेट यहाँ से हम अपना डेट को चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ से अपना जो भी आपका सीरियल नंबर होता है तो यहाँ से अपना सीरियल नंबर को फिल करना, जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर है यहाँ से अपना फिल करना। चलिए हम यहाँ से फिल कर लेते हैं, जो भी मेरा नंबर है यहाँ से अपना इस तरह से फिल कर देंगे। जो भी आपका नंबर रहता है यहाँ से अपना फिल कर देना है। नंबर फिल करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ से आप नॉन क्रिमिनल लेयर पूछा जा रहा है, नॉन क्रिमिनल लेयर। तो ऐसे में हम ईबीसी में आते हैं इसलिए हमें अपना नॉन क्रिमिनल लेयर खोजा जा रहा है। तो अगर आप जो भी कैटेगरी आते हो तो उसके अनुसार यहाँ पर आपको आरक्षण देने के लिए आपको जो है ये सब सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर यहाँ पर देख सकते हैं इसमें नॉन क्रिमिनल लेयर मांगा जा रहा है। तो नॉन क्रिमिनल लेयर जो है आप कहाँ से यूजिंग है, मतलब कि कहाँ किनके द्वारा ये यूजिंग किया गया है, तो इनका यहाँ पर नाम मतलब कि सर्किल ऑफिसर से मेरा ही बना है तो हम सर्किल ऑफिसर ही लिखेंगे। तो जिनके द्वारा ये जिन ऑफिसर के द्वारा ये बना है तो यहाँ से हम लिख देंगे इस तरह से, जिनके द्वारा ये यूज किया गया डॉक्यूमेंट उनके लिखना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से आपको जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इशू डेट आपको बताना है कि कब ये सर्टिफिकेट बना यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नॉन क्रिमिनल सीरियल नंबर को लिखना, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर को लिखना है। अब ये सब डिटेल फिल हो जाने के बाद अब यहाँ से आइडेंटिफिकेशन डिटेल पूछा जा रहा है, पहचान की विवरणी। तो यहाँ से आपको कटा छटा यहाँ पर मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है, एक निशान बताना है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं जो भी आपका होगा तो यहाँ से अपना लिख देना है। तो यहाँ से उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखने के बाद यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि कृपया प्रकार चुने आइडेंटिफिकेशन का। तो यहाँ से आपको प्रकार चूज करना है, आइडेंटिफिकेशन कृपया प्रकार चुने। जैसे कि हम पैन कार्ड देना चाहते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट। तो यहाँ से पैन कार्ड हम देंगे, तो पैन कार्ड मेरे पास है तो पैन कार्ड ही हम देंगे। उसके बाद पैन नंबर पूछा जाएगा, जो भी आपका नेम पैन कार्ड है, जो भी आपका पैन कार्ड पर नाम है यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो यहाँ से मैं पहचान स्थापित करने के लिए स्वेच्छ हूँ और अपना पहचान पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको इस तरह से टिक लगाना, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब जैसे यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आता है डाटा सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ से ओके करना है।
ओके करने के बाद यहाँ से पर्सनल डिटेल जो है आपका फिल हो जाता है। उसके बाद एडिशनल डिटेल में आते हैं, तो एडिशनल डिटेल में यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आर यू PWD, मतलब कि आप जो है PWD से, तो मतलब कि आप विकलांग है। यहाँ से आपको यस करना, अगर आप विकलांग हो तो यस करना, अगर आप नहीं है तो यहाँ से आपको नो करना है। यहाँ से आपको नो करना है। नो जैसे ही करते हैं उसके बाद अगर यहाँ पूछा जा रहा है कि आर यू डिपेंडेंट या फ्रीडम फाइटर, मतलब कि आप स्वतंत्रता सेनानी से हैं, तो के आश्रित हैं, तो यहाँ से आपको यस करना, अगर आप होंगे तो यहाँ से यस करना, अगर आप नहीं है तो यहाँ से नो करना है। नो करने के बाद यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर डाटा सेव सक्सेसफुल हुआ, तो उसके बाद यहाँ से कम्युनिकेशन डिटेल में आपका कम्युनिकेशन डिटेल आता है, तो यहाँ से आपको एड्रेस फिल करना होगा, मतलब कि अपना अस्थायी पता बताना है। तो अस्थायी पता में जैसे कि एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दिया गया। तो यहाँ से पहले आपको विलेज इस तरह से लिख लेना, जिस प्रकार से हम विलेज लिखे हैं इसी तरह से विलेज लिखना है। जो भी आपका विलेज होगा लिखना है। उसके बाद जो भी पोस्ट होगा पोस्ट लिखना है। उसके बाद आपको अपना जो भी कंट्री होगा तो कंट्री पहले से चूज रहता है। उसके बाद स्टेट में आता है, तो स्टेट जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया कि यदि आप बिहार के मतलब कि बिहार के निवासी हों, मतलब डोमिसाइल में हाँ किए हैं, हाँ का चयन करते हैं, तो ऐसे आपको बिहार का ही अस्थायी पता को ही फिल करना होगा। बिहार का स्थायी पता ही होना चाहिए, अन्यथा आपको जो जिम्मेदारी रद्द की दी जाएगी, मतलब कि आपको बिहार का ही पता यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर आपको जो है सिटी जो भी होगा यहाँ पर अपना चूज करना है। यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से अपना चूज करना है। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड होगा यहाँ पर पिन कोड फिल करना है। तो यहाँ पर ये जानकारी बताया गया कि अगर आप वहाँ से डोमिसाइल में हाँ करते हैं कि आप बिहार के निवासी हैं, तो बिहार का ही एड्रेस होना चाहिए। अगर आप दूसरा जगह का एड्रेस देते हैं तो आपको फॉर्म जो रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ से ये फिल हो जाने के बाद यहाँ पर आप आया है आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो यहाँ से करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। तो मतलब कि आप जो भी जहाँ भी वर्तमान में अभी रह रहे होंगे वहाँ का अपना पता फिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं। जैसे कि आप जहाँ भी रह रहेंगे तो एड्रेस लाइन में अपना बताना है कि एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, उसके बाद जो भी आप कंट्री इंडिया ही है तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद कंट्री चूज करने के बाद जो भी आप राज्य में अभी वर्तमान में हो तो यहाँ से अपना चूज करना है। उसके बाद जो भी अपना जिला में होगा यहाँ से अपना जिला चूज करना है। उसके बाद पिन कोड को फिल करना है। इस तरह से फिल कर सकते हैं अपना, इस तरह से अपना एड्रेस को फिल करना है। पूरा एड्रेस फिल होने के बाद हमें यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना। सेव एंड नेक्स्ट जैसे करते हैं तो यहाँ से डाटा सेव सक्सेसफुल होता है, यहाँ ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से आप क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अब जैसे कि यहाँ पर अब यहाँ से मैट्रिकुलेशन का 10th का डिटेल पूछा जा रहा है, 10th का डिटेल यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ से नेम ऑफ द बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड का नाम होगा यहाँ से अपना बोर्ड का नाम को लिखना है। और जो भी आपका स्कूल का नाम होगा यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर रहता है यहाँ पर अपना लिखना है। सर्टिफिकेट जो भी आपका नंबर रहता है यहाँ से अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। तो आपका मार्कशीट के ऊपर जो भी आप सर्टिफिकेट नंबर देख लेना कि आपका मार्कशीट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर क्या है, तो अपना देख लेना है, तो यहाँ फिल करना है। उसके बाद यहाँ से अब यहाँ से परसेंटेज पूछा जाता है, तो यहाँ से परसेंटेज आपको बताना है कि आप परसेंटेज में देना चाहते हैं, यहाँ पे CGPA देना चाहते हैं, ग्रेड ऑफ मार्क्स देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से परसेंटेज में देना चाहते हैं, परसेंटेज चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से अब यहाँ से आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर बताना है कि आपको कितना मार्क्स है, मतलब कि कितना आपको मार्क्स आया है, यहाँ पर आपको जानकारी देना है। जैसे कि मेरा मार्क्स जो है यहाँ पर इस तरह से हम लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर कितना था, अधिकतम मार्क्स कितना था, तो यहाँ से आपको यहाँ पर बताना है। इस तरह से हम लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ से अपने आप परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे यहाँ से अपने आप परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। उसके बाद ईयर और पासिंग बताना है कि आपका ईयर पासिंग क्या है, यहाँ पर आपको जानकारी देना है। जैसे कि हम यहाँ से ईयर पासिंग बता दिए, तो यहाँ से ईयर पासिंग अपना चूज कर लेना कि कब पास किए हैं, यहाँ से चूज करना है। उसके बाद यहाँ से अब नीचे की स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ से इंटरमीडिएट का डिटेल पूछा जाता है कि नेम ऑफ बोर्ड द बोर्ड, स्कूल, इंस्टीट्यूट नेम, और सब्जेक्ट आपको पूछा जा रहा है कि साइंस ही, साइंस से ही अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको इंटरमीडिएट साइंस से किए होंगे तो। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स, CGPA, ग्रेड, अंकों का प्रतिशत CGPA में देना चाहते हैं या फिर परसेंटेज में देना चाहिए, ग्रेड ऑफ मार्क्स, तो हम परसेंटेज में देंगे तो परसेंटेज चूज करेंगे। उसके बाद अंक प्राप्त, मतलब कि कितना आपको अंक आया है, यहाँ पर आपको बताना है कि कितना आपको अंक आया है, यहाँ पर आपको जानकारी देना है। उसके बाद जो भी मैक्सिमम मार्क्स होगा यहाँ पर आपको लिखना है, कितना मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद जैसे ही आप लिखते हैं तो यहाँ से परसेंटेज अपने आप निकल कर आ जाएगी। ईयर पासिंग आपको बताना है, ईयर पासिंग कब हुआ था, आपका पासिंग कब हुआ था, यहाँ से आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद जो भी आपको सर्टिफिकेट नंबर आता है यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। यहाँ से सभी डिटेल यहाँ पर फिल हो जाने के बाद क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस यहाँ फिल होने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे आप करते हैं तो नीचे डाटा भी सक्सेसफुल होता है, यहाँ से ओके करना है। अब यहाँ से आप आ जाते हैं डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट के ऑप्शन में। तो जैसे कि अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अपलोड द स्कैन फोटो, स्कैन कॉपी एंड द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो
मतलब कि आपको हाल का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको पीछे हम जानकारी बताए थे कि आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसा होना चाहिए, तो वो वाइट अपलोड करना है, वाइट आपको अपलोड करना है। जैसे कि हम क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से इंस्ट्रक्शन आपको नीचे आपको देखने को मिलता है फोटोग्राफ का। यहाँ पर देख सकते हैं साइज़, कलर, फ़ोटो पासपोर्ट फ़ोटो एज पर इमेज अपलोड गाइडलाइन, द पासपोर्ट साइज़ कलर वाइट बैकग्राउंड, यहाँ पर देख सकते हैं वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, कलर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। साइज़ जो इमेज रखा गया है 80 केबी मैक्सिमम में यहाँ पर साइज़ है और 200 केबी तक आपको अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर इमेज शुड बी जेपीईजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। स्कैनर डीपीआई शुड बी 200 डीपीआई, और यहाँ पर डायमेंशन इसका देख सकते हैं, इसका डायमेंशन जो है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर डायमेंशन यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ से अपलोड करने के लिए यहाँ से ब्राउज से फाइल हेयर ब्राउज पर टू अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं जैसे हम फोटो को अपलोड करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फोटो जो अपलोड हो चुका है, तो हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। मेरा फोटो जो अपलोड हो चुका है क्लोज करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फोटो मेरा अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से आपको सिग्नेचर खोज जा रहा है, तो सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है, तो सिग्नेचर के लिए यहाँ से क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करना है। तो सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, प्लीज अपलोड योर सिग्नेचर जो है मिनिमम जो है 50 केबी से 200 केबी तक आपको साइज रखा गया है, तो अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो हम यहाँ से अपना सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे, जो भी मेरा सिग्नेचर है यहाँ से अपना सिग्नेचर को हम यहाँ से अपलोड करेंगे कर देते हैं। तो यहाँ से मैं देख सकते हैं मेरा अपलोड हो चुका है, यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो चुका है, मेरा सिग्नेचर भी देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से क्लोज करना है, यहाँ से क्लोज कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ से नॉन क्रीम लेयर सर्टिफिकेट खोल जा रहा है, तो नॉन क्रीम लेयर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए यहाँ से क्लिक किया टू अपलोड पर क्लिक करना है। अब यहाँ से जो यहाँ पर साइज बताया गया है, जो आपको मिनिमम जो साइज रहने वाला 100 केबी से 300 केबी तक आपको जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आपको 100 केबी से 300 केबी तक आपको अपलोड करना है। तो यहाँ से हम अपना अपलोड कर देते हैं, जैसे कि हम तो इसी तरह से सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर नॉन क्रिमिनल के आप देख लिए, बाकी यहाँ पर डोमिसाइल का अपलोड करना है, तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो डोमिसाइल के इसी तरह से इसका भी साइज यही रखा गया 100 केबी से 300 केबी होना चाहिए, जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। और यहाँ से अपलोड योर आईडी कार्ड सर्टिफिकेट, मतलब कि जो भी अपना वहाँ पर पैन नंबर फिल किए हैं थे, तो पैन को यहाँ से अपलोड करना है। पैन नंबर जो भी अपना वहाँ पर फिल किए होंगे तो यहाँ से अपना उस आईडी को अपलोड करना है, उस आईडी को अपलोड करना है। अब यहाँ से 10th क्लास सर्टिफिकेट को और 10th क्लास जो भी सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपलोड होता है। तो यहाँ से पीडीएफ ये इसका भी साइज यही है 100 केबी और 100 केबी से 300 केबी तक। और सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है, मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और जो भी आपका प्रमाण पत्र है 12वीं क्लास का जो भी आपका प्रमाण पत्र है यहाँ पर अपलोड करना है, मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और यहाँ पर आपका जो है 12वीं 10th का मार्कशीट को हमसे अपलोड करना है, 12 का मार्कशीट जो भी है यहाँ पर अपना अपलोड करना है। अपलोड हो जाने के बाद अब इस तरह से सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सभी मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से व्यू अपलोड फोटो पर क्लिक करके अपना सभी व्यू करके देख लेना है, जो भी अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड किया यहाँ से देख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करके यहाँ से पेमेंट मोड का ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ से आपको ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है, तो इसे आपको चूज करना है। चूज करने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका नेम रहता है, जो भी आपका नाम है, और यहाँ पर टेबल फी बताएगा कितना आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है, यहाँ से सभी इस तरह से आपको डिक्लेयर कर दे, इस तरह से टिक लगा देना है, यहाँ से एग्री कर देना है। उसके बाद जो भी यहाँ पर कब्जा दिया गया है यहाँ से कब्जा फिल कर लेना है। जो भी यहाँ पर कब्जा दिया गया है कब्जा को यहाँ से आपको फिल करके एक बार प्रीव्यू करके देख लेना, जो भी आप फॉर्म को फिल किए हैं यहाँ से एक बार प्रीव्यू इस तरह से अपना देख लेना कि जो भी आप फॉर्म फिल किए हैं सही है या नहीं। ऐसे सभी डिटेल आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ से प्रीव्यू करके देख लेना है। उसके बाद यहाँ से हम कट कर देते हैं, यहाँ से प्रीव्यू कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सबमिट का विकल्प मिलता है, तो सबमिट आप जैसे ही करते हैं तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन, तो सबमिट जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन जिस प्रकार से खुलता है, तो यहाँ से आपको पेमेंट करने का यहाँ पर देख सकते हैं मेथड दिया गया, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड से, वॉलेट, डीपीआई से कटा सकते हैं। जैसे कि हम क्यूआर कोड को चूज करेंगे, क्यूआर कोड को जैसे चूज करते हैं यहाँ से क्यूआर कोड जो इस प्रकार से यहाँ पर खुल कर आ जाता है, तो यहाँ से आप स्कैन करके अपना यूपीआई जो भी एप्लीकेशन होता है, फ़ोन पे, गूगल पे, जिससे आप अपना कटाना चाहते हैं उससे आप अपना स्कैन करके ऐसे आप पे कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर क्यूआर कोड आपको देखने को मिलता है, तो अपना पेमेंट को कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको आवेदन करना है, अपना किट संग्रहकर्ता के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं तो इसी तरह से अपना आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद होगा कि आपको जानकारी आपको अच्छी लगी, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे जानकारी पाने के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।